नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी में मॉड्यूल बी चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 2 करेंगे। चैप्टर है सप्लाई और डिमांड के बारे में। डिमांड हम पढ़ रहे थे, उसमें जो चीज़ें बची हैं वो यहाँ डिस्कस करेंगे। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, ये सारी बातें हमने करी थी। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ बातें जो कि है क्या, डिमांड कर्व के पीछे कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं, किन वजहों से डिमांड कर्व डिसाइड होता है, आगे पीछे होता है, बढ़ता घटता है, डिमांड कर्व शिफ्ट क्यों होता है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन क्या क्या है, उसी के तहत जो है वेबलन गुड्स और जिफन गुड्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैसे लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर दाम बढ़ेगा तो खरीदारी घटेगी, लेकिन कुछ जगहों पर ये लॉ फेल हो जाता है, तो उसी का एग्जाम्पल है ये। इनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली डिमांड का पार्ट पूरा यहाँ पर कवर हो जाएगा। इसके बाद सप्लाई पार्ट पर हम मूव करेंगे। तो बात करते हैं फोर्सेस बिहाइंड डिमांड कर्व। मैनी फैक्टर्स आर देयर, बहुत सारे फैक्टर हैं। एवरेज इनकम, साइज ऑफ मार्केट, पर्सनल प्रेफरेंस, कंज्यूमर प्रेफरेंस, ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ देखें अगर हम एवरेज इनकम, द एवरेज इनकम ऑफ कंज्यूमर इज की डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। As people's income rises, individual tend to buy more of everything, even if the price do not change. तो मतलब डिमांड कर्व डिफाइन करने में एवरेज इनकम बहुत मायने रखती है। क्यों? क्योंकि लोगों की एवरेज इनकम क्या है, उसी से ही डिमांड डिसाइड होती है कि कितना डिमांड वो करेंगे, ठीक है। और सबसे खास बात यह है कि यदि लोगों की इनकम बढ़ती है, यदि लोगों की इनकम बढ़े तो वो हर चीज़ ज़्यादा डिमांड करते हैं, हर चीज़ ज़्यादा डिमांड करेंगे। मतलब नियम है। यदि आपके पास में से जैसे बोलते नहीं कि सर एक समय था जब मैं 60,000 कमाता था तब भी परिवार चलाने में मुश्किल थी, आज मैं जो है 2 लाख रुपए महीने कमाता हूँ तब भी परिवार चलाने में मुश्किल है। क्यों? 60,000 में भी परिवार चलाने में आपत्ति, चल जाता था, 2 लाख में भी नहीं चल पा रहा है। इवन आपने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी जहाँ लोग 8 लाख रुपए महीने का कमा करके भी परेशानी से चल रहे हैं। क्यों 8 लाख कमा करके परेशानी से क्यों चल रहे हैं? क्योंकि डिमांड आपकी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल भी 8 लाख रुपए महीने कमाते हैं तो इन्होंने घर खरीद रखा है, बढ़िया अच्छा वाला घर, ठीक है, 2-3 करोड़ का घर खरीद रखा है, चला 2 लाख रुपए की ईएमआई कट जा रही है। BMW टाइप की कुछ कार रखी हुई है अच्छी वाली, उसका भी जो है लाख रुपए महीने की कटती जा रही है। सर मतलब देख रहे हैं आप, डिमांड बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ऑटोमेटिकली हर चीज़ हम ज़्यादा डिमांड करते हैं, भले ही प्राइस ना बदले, भले ही प्राइस घटे या ना घटे, लेकिन तब भी हम ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो ये जो है एवरेज इनकम एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है, किसमें, आपके डिमांड कर्व में। साइज ऑफ मार्केट, साइज भी मायने रखता है भाई। कैसे? इफ बी सी साइज एज पॉपुलेशन, यदि हम साइज को मार्केट के जो है मतलब मार्केट के साइज को पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो देन इट क्लियरली अफेक्ट्स द डिमांड कर्व। तो ये डिमांड कर्व को सीधे सीधे प्रभावित करेगा। जैसे मुंबई में अगर 21 करोड़ लोग हैं तो वो ज़्यादा एप्पल की डिमांड करेंगे, देन की चेन्नई में अगर 10 करोड़ लोग हैं तो वो उससे कम ही करेंगे। भाई 21 करोड़ जनता ज़्यादा खाना खाएगी, 10 करोड़ जनता कम जनता खाएगी, खाना खाएगी, है ना। तो वही चीज़ है, बारात में अगर बाराती 500 बाराती गए हैं तो भाई ऑब्वियसली ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा खर्चे होंगे। अगर 100 बाराती गए हुए हैं तो कम खर्चे होंगे, बराबर बात है। तो साइज ऑफ मार्केट, वो डिमांड, हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं, डिमांड कैसे डिफाइन होती है। तो डिमांड में साइज ऑफ मार्केट मायने रखता है। मार्केट बड़ी होगी, साइज यानी कि लोग ज़्यादा होंगे तो डिमांड ज़्यादा होगी, लोग कम होंगे डिमांड कम होगी। प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस और अवेलेबिलिटी, जो रिलेटेड गुड यानी कि सब्सटीट्यूट जो अवेलेबल हैं उनका प्राइस और उनकी अवेलेबिलिटी भी जो है प्रभाव डालती है डिमांड के ऊपर। इट आल्सो इन्फ्लुएंसेस द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी की डिमांड को ये भी प्रभावित करता है। कौन सी चीज़? कि जो रिलेटेड गुड है, जैसे चिकन और मटन का एग्जांपल मैंने सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में दिया था। चिकन अगर सस्ता है तो मटन की जगह हम चिकन को प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर मान लो चिकन सस्ता है लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर हम कहाँ से डिमांड कर पाएंगे और वो चिकन भी महंगा होता चला जाएगा। तो प्राइस और अवेलेबिलिटी दोनों मायने रखते हैं। अ कनेक्शन एग्जिस्ट एमंग द सब्सटीट्यूट गुड्स सच एज पेंसिल एंड पेन, ऑयल एंड नेचुरल गैस, लार्ज कार एंड स्मॉल कार। मतलब एक कनेक्शन एग्जिस्ट करता है किसके बीच में, सब्सटीट्यूट गुड्स में। वही सब्सटीट्यूशन इफेक्ट वाली जो बात की थी कि मतलब अगर पेंसिल महंगी है तो पेन यूज करेंगे, अगर ऑयल महंगा है तो नेचुरल गैस की तरफ शिफ्ट करेंगे, अगर जो है बड़ी कारें नहीं अफोर्ड कर पाए तो छोटी कारों की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने दिया, मतलब समझा रहे हैं। इफ बी इज सब्सटीट्यूट ऑफ ए, यानी कि बी जो है ए का सब्सटीट्यूट है, यानी कि ए मान लेते हैं मटन है एग्जाम्पल के लिए, और बी जो है
मान लेते हैं चिकन है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ए मटन है, बी चिकन है, तो बी जो है सब्स्टिट्यूट है ए का, यानी कि मटन की जगह पर आदमी चिकन खा लेता है अगर जरूरत बने तो ये बोलते हैं नाउ इफ द प्राइस ऑफ बी इज लो। अब अगर प्राइस बी का कम है, यानी कि चिकन सस्ता है, अगर चिकन सस्ता है, हम मटन की जगह चिकन खा सकते हैं और चिकन सस्ता भी चल रहा है, तो ऑब्वियसली ए की डिमांड कम रहेगी। ए की डिमांड कैसी रहेगी? कम डिमांड होगी, ए की डिमांड घट जाएगी। क्यों? क्योंकि बी और ए की डिमांड घटेगी यानी बी की डिमांड बढ़ेगी, बी ज़्यादा मांगा जाएगा और ए कम मांगा जाएगा। क्यों? क्योंकि बी सस्ता है। वही बात लिखिए, इफ द प्राइस ऑफ बी इज लो देन डिमांड फॉर ए इज लो, देन डिमांड फॉर ए की डिमांड लो है। देखो ए की डिमांड लो है, क्यों? क्योंकि ये सस्ता है इसलिए इसकी डिमांड बढ़ गई है। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है, बी का प्राइस अगर कम है, बी का प्राइस यानी चिकन का प्राइस कम है तो उसकी ज़्यादा डिमांड होगी, और अगर ए का प्राइस ज़्यादा है, मटन का प्राइस ज़्यादा है, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो डिमांड ऐसे भी डिसाइड होती है, यानी कि इसमें मटन की गलती नहीं है। मटन की डिमांड क्यों घटी? सवाल यह है कि मटन की डिमांड क्यों घटी? क्योंकि चिकन सस्ता है और अवेलेबल है, क्योंकि चिकन सस्ता है और अवेलेबल है। ठीक है, तो वही बता रहा है कि प्राइस और अवेलेबिलिटी रिलेटेड गुड्स की मायने रखती है हमारे लिए। ओके, उसके बाद में बात करेंगे टेस्ट एंड प्रेफरेंस की। तो भाई टेस्ट और प्रेफरेंस भी मायने रखता है। इट आल्सो अफेक्ट डिमांड, लोगों की डिमांड को ये भी प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, बीफ ईटिंग इज नॉर्मल इन अमेरिका बट नॉट इन इंडिया। बीफ यानी कि गाय का मांस खाना नॉर्मल है अमेरिका में, वो ईट करते हैं। हमारे देश में हम इसकी पूजा करते हैं, तो हमारे लिए नहीं ठीक है। सिमिलरली ईटिंग जेलीफिश इज कॉमन इन जापान बट नॉट इन अमेरिका। जेलीफिश जापान में खूब खाई जाती है, लेकिन अमेरिकन बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो टेस्ट और प्रेफरेंस की वजह से डिमांड पर प्रभाव पड़ेगा। बताना क्या चाहते हैं? बताना ये चाहते हैं कि अमेरिका में जो है बीफ की बहुत डिमांड रहेगी, इंडिया में नहीं रहेगी। सिमिलरली जेलीफिश की डिमांड जापान में ज़्यादा रहेगी, अमेरिका में नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जापान के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस भी डिमांड को प्रभावित करता है। सो द डिमांड फॉर बीफ विल बी हाई इन अमेरिका, है ना। डिमांड बीफ की अमेरिका में ज़्यादा होगी। सिमिलरली जेलीफिश की डिमांड जो है ज़्यादा डिमांड जापान में होगी, लेकिन अमेरिका में नहीं होगी। तो ये भी एक फैक्टर है जो डिमांड कर्व को प्रभावित करता है। इसके अलावा सर स्पेशल इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस जो स्पेशली काम करते हैं। जैसे फाइनली स्पेशल इन्फ्लुएंसर्स विल अफेक्ट द डिमांड फॉर पर्टिकुलर गुड्स। किसी पर्टिकुलर गुड्स के लिए स्पेशल इन्फ्लुएंसर्स भी जो है प्रभावित डालते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए डिमांड फॉर अम्ब्रेला इज हाई इन मुंबई बट लो इन सनी दिल्ली, है ना। क्यों अम्ब्रेला की डिमांड जो है मुंबई में ज़्यादा होगी, मुंबई में ज़्यादा होगी? बिकॉज क्योंकि मुंबई समुद्र के किनारे है, वहाँ अक्सर बारिश होती रहती है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर अम्ब्रेला नहीं, छाता की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी, और दिल्ली में धूप खिली रहती है ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पर अम्ब्रेला की नीड कम होगी। एसी इज नीडेड मोर इन हॉट वेदर देन कूल वेदर। एसी की ज़रूरत हमें गर्म मौसम में ज़्यादा होती है। अभी ठंडियाँ चल रही तो मैं स्वेटर पहने हुए, मैं एसी क्यों चलाऊँगा? करेक्ट है। तो ये स्पेशल फैक्टर्स हैं, स्पेशल इन्फ्लुएंस हैं। ओके, इसी तरीके से आप बंगाल में अगर जो लोग रहते हैं वो मछली बहुत ज़्यादा अपने फूड में यूज करते हैं। मछली चावल बहुत खाया जाता है बंगाल साइड में, कोलकाता वगैरह में। क्यों? क्योंकि भाई हमारा परिवेश ही ऐसा है, हमें ईजिली, सबसे ईजिली क्या मिल रहा है? मछली मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए हम मछली का सेवन करते हैं। तो ये स्पेशल इन्फ्लुएंसेस है जो कि चीज़ों को प्रभावित करते हैं, डिमांड को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात की सर कि कौन कौन से फोर्सेस हैं जो डिमांड कर को प्रभावित करते हैं। तो पहला एवरेज इनकम प्रभावित करती है डिमांड को। अगर इनकम ज़्यादा होगी लोगों की तो डिमांड ज़्यादा ऑटोमेटिकली करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कमाई बढ़ेगी आप हर चीज़ की डिमांड ज़्यादा करोगे पहले के मुकाबले। फॉर एग्जांपल, आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो पहले हो सकता है आप जो है 1 किलो सेब लाते रहे हों, अब आप 2 किलो ले आएंगे क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो 2 किलो सेब लेकर आते, चलो ठीक है, घर में सभी खाएंगे। ठीक है, ये हो जाता है। साइज ऑफ मार्केट भी मायने रखती है। अगर मार्केट बड़ी साइज की है तो ज़्यादा डिमांड होगी वहाँ पर, अगर मार्केट छोटे साइज की है तो वहाँ पर कम डिमांड होगी। इसीलिए दुकानें हम कहाँ खोलते हैं? ऐसी जगहों पर जहाँ भीड़ ज़्यादा हो, चौराहों पर, चौक पर क्यों खोलते हैं? क्योंकि हमें पता है कि चौक पर बहुत लोग आएंगे और एक गली है जो कि सुनसान सी है तो वहाँ नहीं आएंगे। तो वही साइज ऑफ द मार्केट जो है, अगर 21 करोड़ लोग बॉम्बे में रहते हैं तो वो ज़्यादा एप्पल खाएंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे दैन की जो है चेन्नई के 10 करोड़ लोग। ठीक है, तो ज़्यादा लोग रहेंगे, ज़्यादा जो है डिमांड करेंगे। प्राइस और अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटेड गुड्स भी फैक्टर होता है जो ये भी हमारे डिमांड को प्रभावित करता है। तो अगर बी जो है सब्स्टिट्यूट है ए का और अगर बी का प्राइस कम है
तो उस केस में ए की डिमांड कम हो जाती है। थोड़ा ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है, लेकिन मैंने उसको डिसाइफर किया, वो समझाया है कि अगर बी का प्राइस लो है तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, और ए का सब्सटीट्यूट है बी, ए का प्राइस हाई है तो उसकी डिमांड कम रहती है। तो जिसका भी प्राइस ज़्यादा होगा उसकी डिमांड कम रहेगी। सब्सटीट्यूट पर हम शिफ्ट कर जाते हैं। दाल और सब्जी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे अगर दाल महंगी है तो हम सब्जी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, सब्जी महंगी है तो दाल की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? क्योंकि प्राइस और अवेलेबिलिटी जो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं वो अवेलेबल है हमारे पास में। ओके, दाल नहीं है तो सब्जी हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए हम उधर की तरफ शिफ्ट कर जा रहे हैं। ओके, टेस्ट और प्रेफरेंस भी मायने रखता है, क्या चीज़ पसंद करते हैं लोग, है ना। जैसे अमेरिका वगैरह में पिज़्ज़ा बहुत खाया जाता है, अपने देश में खाते हैं लेकिन उस लेवल पर नहीं खाते हैं। हम दाल चावल रोटी सब्जी वाले हैं ज़्यादा। इधर अगर हम बात करें नॉर्थ की, साउथ में चावल बहुत ज़्यादा यूज होता है, सांभर इडली वगैरह ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो टेस्ट, अब इडली उतनी ज़्यादा डिमांड हमारे इधर साइड नहीं है नॉर्थ में जितनी साउथ साइड में होती है। ओके, तो वही है कि टेस्ट और प्रेफरेंस मायने रखता है, ये डिमांड को प्रभावित करता है। अब इन्होंने एग्जांपल दिया बीफ ईटिंग का। अमेरिका में बीफ आराम से खाते हैं, हमारे देश में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जेलीफिश कॉमन है, जापान के लोग जेलीफिश खाना बहुत पसंद करते हैं, अमेरिकन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब इसलिए अगर जेलीफिश उनको नहीं पसंद है तो देखो अमेरिका में बीफ की डिमांड ज़्यादा है जबकि जेलीफिश की नहीं है। जेलीफिश की डिमांड कहाँ होगी? जापान में ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये टेस्ट और प्रेफरेंस भी मायने रखते हैं। स्पेशल इन्फ्लुएंसेस भी रखते हैं, जैसे मौसम कैसा है, अगर कहीं पर बारिश ज़्यादा होती है तो अब इसलिए वहाँ पर अम्ब्रेला यूज होगा। अगर गर्मी जहाँ राजस्थान वगैरह हो गया वहाँ पर एसी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। पानी को लेकर के समस्या जहाँ पर है वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी डिमांड को प्रभावित करते हैं। जैसे एसी का एग्जांपल दिया कि गर्म मौसम में हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, शिफ्ट की थोड़ा सा बात करेंगे। तो यहाँ पर ये निपट जाता है काम अपना। प्लीज नोट व्हाइल ड्राइंग अ डिमांड कर्व बी सी इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली प्राइस ऑन द टोटल डिमांड एंड एज्यूम अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। ध्यान देंगे कि जब हम डिमांड कर्व बनाते हैं सर, ये ऐसा डिमांड कर्व होता है तो यहाँ पर क्वांटिटी होती है और यहाँ पर प्राइस होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्वांटिटी होती है, यहाँ पर प्राइस होता है, और एक ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग का हम एक कर्व बना देते हैं। लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग को फॉलो करता है, ये भी हमने बताया हुआ आपको। तो क्वांटिटी और प्राइस जो हम ये कर्व बनाते हैं, हम ये मान कर चलते हैं कि सिर्फ क्वांटिटी और प्राइस में रिलेशन है, बाकी सारे फैक्टर फिक्स हैं, बाकी अदर फैक्टर्स प्रभावित नहीं हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्राइस ना बदले, अदर फैक्टर प्रभावित हो जाएं, अगर प्राइस ना बदले और अदर फैक्टर प्रभावित हो जाएं तो उस केस में क्या होगा? यानी कि प्राइस के अलावा कोई फैक्टर अगर प्रभावित होता है तो वो क्या करेगा? इस डिमांड कर्व को शिफ्ट करवा देगा। ये डिमांड कर्व खिसक करके या तो यहाँ आ जाएगा सर, या तो यहाँ चला जाएगा, पीछे या आगे शिफ्ट हो जाता है। यही हमें समझना है। ठीक है, तो थोड़ा समझाया मैंने। यही है कि हमने माना कि जो टोटल डिमांड ओनली प्राइस है ना, इन्फ्लुएंस क्या करता है कि इन्फ्लुएंस डिमांड कर्व में प्रभाव किस चीज का होता है? ओनली प्राइस ऑन टोटल डिमांड एंड एज्यूम दैट अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। अदर फैक्टर को हम कांस्टेंट मानते हैं, सिर्फ प्राइस को ही कंसिडर करके चलते हैं डिमांड के लिए। कितनी क्वांटिटी की डिमांड हो रही है उसके लिए प्रभावित कौन कर रहा है? प्राइस केवल कर रहा है। इसीलिए जो हमारा कर्व है इसमें क्वांटिटी और प्राइस, कितनी क्वांटिटी डिमांड हुई और कितना प्राइस है, दो ही चीजें लेकर चलते हैं। इफ एनी ऑफ द अबव फैक्टर्स चेंजेस, एनी ऑफ द अबव फैक्टर मतलब अभी 5-6 फैक्टर जो आपको बताए, एवरेज इनकम, साइज ऑफ द मार्केट, या फिर जो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, स्पेशल इन्फ्लुएंस, ये सारी चीजें, इनमें से कोई फैक्टर चेंज करेगा, द डिमांड कर्व विल नॉट रिमेन सेम। तो डिमांड कर्व सेम नहीं रह जाएगा। ये जो डिमांड कर्व आपने बनाया है ये सेम नहीं रह जाएगा, बल्कि हमें दूसरा डिमांड कर्व बनाना पड़ेगा। ठीक है, वी विल हैव टू ड्रॉ अनदर कर्व टू शो रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइसेस ऑफ दैट गुड। तो हमें डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप दिखाने के लिए एक दूसरा ग्राफ, दूसरा कर्व ही बनाना पड़ेगा। ये बना के रखा हुआ है, ये इससे काम नहीं चलेगा, एक नया बनाना पड़ेगा। आगे अभी हम और डिटेल में चर्चा करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा समझिए। ठीक है, तो इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, द डिमांड कर्व विल शिफ्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। डिमांड कर्व क्या करेगा? अपनी ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट कर जाएगा, कहीं और चला जाएगा। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आया है तो अब यहाँ से और चीज़ें हम क्लियर करते हुए चलेंगे। मैं इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम एग्जाम्पल देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, ये क्वांटिटी है, कितना जो है एप्पल जो है मांगा गया है, या ऑटोमोबाइल का प्राइस है, कितनी क्वांटिटी का ऑटोमोबाइल बिक रहा है। ठीक है, इधर प्राइसेस हैं 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, और इधर में 4 कार, 8 कार, 12 कार, या मिलियन में जो भी दिया हो ऐसा है दिया हुआ डेटा, नंबर ऑफ कार्स हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स हैं। तो पहले हमारी स्थिति क्या थी?
जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम मान लें ये 4 वाला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, रुकिए 4 का नहीं लेते, हम मान लेते हैं 8 का एग्जाम्पल लेते हैं। तो 8 के ये ठीक है, जब जो है प्राइस मान लेते हैं प्राइस इज 8 लाख, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी डिमांड कितनी थी, 12 कार की थी। ठीक, पहले 8 लाख रुपए जब प्राइस था तो हमें कितनी कार की डिमांड हो रही थी, 12 कार की डिमांड हो रही थी। ये पहले का कर्व है हमारा। ठीक है, अब प्राइस अभी वही है, प्राइस सेम है, मान लेते हैं कि प्राइस वही है, आज भी कार 8 लाख रुपए की ही बिक रही है, लेकिन लोगों की एवरेज इनकम बढ़ गई, लोगों की एवरेज इनकम बढ़ गई, तो उन्होंने क्या किया, और ज़्यादा कार खरीदनी शुरू कर दी। करेंगे कि नहीं करेंगे, बताया था आपको, एवरेज इनकम आपकी बढ़ेगी तो 1 किलो की जगह 2 किलो सेब लाना आप घर में शुरू कर देते हैं। तो लोगों की इनकम बढ़ गई, प्राइस 8 लाख ही है कार का, लेकिन अब लोगों ने कहा कि नहीं, हमारा काम जो है, ये यहाँ जाइए, अब हमारा काम मान लेते हैं कि 18 कार मैं मान लेता हूँ, तो अब बोलते हैं कि सर 8 लाख रुपीज ही है अभी कार का दाम, लेकिन अब हमें 18 कार की ज़रूरत है। कितने कार की नीड है, 18 कार्स की ज़रूरत है। ठीक, तो आप समझने वाली बात क्या है सर, यहाँ पर पहले क्या होता था कि हमारी प्राइस बदलता था। जब हमारा प्राइस 6 रहता था, देखो प्राइस कम रहता था, जैसे अगर हम 4 प्राइस लेते थे तो कितनी डिमांड होती थी, मान लेते हैं यहाँ पर 22 कार की डिमांड होती थी। जब 4 लाख की कार थी तो हम 22 कार डिमांड किया करते थे। जब प्राइस 8 लाख होता था तो हम जो है 12 कार की डिमांड कर लेते थे कि भाई 12 कार चाहिए। ठीक है, तो ये तो बताता है कि हाँ भाई, जैसे जैसे दाम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड घटती जा रही है। जब 4 लाख रुपए दाम है तो 22 कार चाहिए, जब 8 लाख रुपए दाम है तो 12 कार हमको चाहिए। ये बड़े अच्छे से हमको समझाता हुआ चल रहा है कि हाँ सब सही है। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि सर अगर हम मैं फिर से इसको मिटाऊं, प्रॉब्लम ये हुई, और इसको इमेजिन ना करें, तो हम तो एक ही चार्ट की बात कर रहे थे ना, हम सिर्फ ये कह रहे थे कि भाई प्राइस बढ़ेगा तो बदले में जो है डिमांड घटेगी। जैसे अब 8 कार के केस में हमने देखा कि 12 कार की ज़रूरत है, 10 के केस में अगर हम देखें तो मान लेते हैं 8 कार की ज़रूरत है, 12 के केस में अगर हम देखें तो 5 कार की ज़रूरत है। ठीक है, 14 के केस में अगर जाएंगे तो हो सकता है 3 ही कार की जरूरत हो। तो जैसे जैसे सिर्फ हम बात कर रहे थे प्राइस की और क्वांटिटी की, प्राइस एंड क्वांटिटी की, प्राइस बढ़ रहा था, क्वांटिटी घट रही थी, तो हमारा इसी चार्ट में काम चल जा रहा था। लेकिन हुआ क्या कि प्राइस नहीं बदला, प्राइस यही है, लेकिन हमारी जो है डिमांड किन्हीं और वजहों से बदल गई, हमारी डिमांड अब किसी और वजह से बदल गई। तो अब ये चार्ट हमारे काम का नहीं है, ध्यान दें मेरी बात को, ये चार्ट अब हमारे काम का नहीं है। पर क्यों काम का नहीं है सर, क्योंकि लोगों की डिमांड बदल गई है सर। अब वो जो है 8, जब आपका 8 लाख दाम है तो वो डिमांड आपसे करते हैं कि हमको 14 कार चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पर आप समझिए इसको, अगर वो 10 लाख रुपए में वो बोलते हैं कि सर अब हमको इतनी कार चाहिए, 12 में वो बोलते हैं हमको 12 कार चाहिए। डिड यू गेट द पॉइंट, क्या हुआ आप समझे मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं बताना ये चाहता हूं कि प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, अदर फैक्टर चेंज हो गए, लोगों की एवरेज इनकम चेंज हो गई, मार्केट का साइज बड़ा हो गया, जिसकी वजह से अब डिमांड जो है हमारी बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई तो हमें नया जो है डिमांड कर्व बनाना पड़ेगा, पुराने वाले डिमांड कर्व से अब हमारा काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो ये बात होती है क्लियर। अच्छा सर, क्या ये भी पॉसिबल है, अगर ये डिमांड कर्व इधर की तरफ शिफ्ट कर सकता है तो सर इधर भी आ सकता है? यस, बिल्कुल संभव है। यदि डिमांड घट जाए किसी वजह से, मान लो कि रिसेशन आ गया, मान लेते हैं कि रिसेशन आ गया, भाई अब हमारे पास में रिसेशन आ चुका है, पैसे घट गए, कोविड आ गया, पैसे हैं ही नहीं, हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। उस केस में हम भाई, अब पहले हम 8 लाख में कितनी कार डिमांड करते थे सर, 12 कार बोलते थे। फिर जब मेरी इनकम बढ़ी तो हमने 8 लाख में 20 कार मांगनी शुरू कर दी। ठीक है, लेकिन अगर इनकम मेरी घट गई तो भाई मैं बोलता हूँ यार कि भाई 8 लाख में ना हार्डली 8 कार बिकने को तैयार हैं। ठीक है, इनकम घट गई, अब आपकी इनकम घट गई, तो अब आप कहाँ चले आते हैं, जब इनकम घट जाएगी सर तो आप इधर की तरफ लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाएंगे, अब आपकी डिमांड कम हो जाएगी। डिड यू गेट द पॉइंट? ओके, इसी तरीके से 10 के लिए भी डिमांड घटेगी, 12 के लिए भी डिमांड घटेगी, 6 के लिए भी डिमांड घटेगी, जितनी भी होगी, 4 के लिए भी डिमांड घटेगी, 2 के लिए भी डिमांड घट जाएगी। ओके, तो अगर हम इसको जो है प्लॉट करना चाहेंगे तो कुछ ऐसा कर्व हमारा निकल करके आ जाएगा उसी पैटर्न पर। बात मेरी समझ में आई? तो डिमांड घटेगी, प्राइस में कोई चेंज ना हो, अगर डिमांड घटेगी तो कर्व जो है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, अगर डिमांड बढ़ेगी तो राइट की तरफ शिफ्ट होगा, और हमारा पुराने वाले कर्व से काम नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि पुराने वाले कर्व में
प्राइस और डिमांड फिक्स थी, अभी डिमांड बदल गई है, तो नई डिमांड में नया कर्व चाहिए होता है। यही है सर जो है शिफ्ट ऑफ डिमांड। मेरे ख्याल से मैंने आपको अच्छे से एलोबरेट और समझा दिया है, तो आई थिंक अब इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। शिफ्ट का मतलब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो सर ये है शिफ्ट में, एज इकोनॉमिक लाइफ इवॉल्व्स डिमांड चेंजेज इन सस्टेंटली यानी कंटिन्यूसली। जैसे जैसे इकोनॉमिक लाइफ जो है इवॉल्व होती है, बढ़ती है आगे, वैसे वैसे डिमांड कंटिन्यूसली बदलती रहती है। डिमांड कर्व स्टिल ओनली इन टेक्स्ट बुक। ये बोलते हैं कि डिमांड कर्व जो है वो जैसा है वैसा केवल किताबों में बना रहता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। देन व्हाई डज द डिमांड कर्व शिफ्ट? तो डिमांड कर्व शिफ्ट क्यों होता है? सवाल ये है कि क्यों मुझे डिमांड कर्व, ये वाले डिमांड कर्व से काम चलना बंद हो गया, क्यों मुझे इस डिमांड कर्व की जरूरत पड़ी? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। बिकॉज डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाई इशूज यानी फैक्टर्स अदर देन द चेंजेज इन द गुड्स प्राइस। क्योंकि जो शिफ्ट इसलिए होता है क्योंकि जो डिमांड है वो प्रभावित होती है अदर फैक्टर्स से, प्राइस के अलावा और जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से जो है हमारी डिमांड अगर इन्फ्लुएंस होती है, तो उस केस में डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व भी शिफ्ट होता है। डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व सेम ही कॉन्सेप्ट पर चलेगा। डिमांड कर्व में शिफ्ट समझेंगे, सप्लाई कर्व में भी शिफ्ट सेम पैटर्न पर ही चलता है, ठीक है। लेट अस वर्क थ्रू एन एग्जांपल ऑफ हाउ अ चेंज इन द नॉन प्राइस वेरिएबल शिफ्ट द डिमांड कर्व। अब हम एक एग्जांपल से देख रहे हैं कि कैसे जो है नॉन प्राइस वेरिएबल, ध्यान देंगे बात कौन सी की गई, नॉन प्राइस वेरिएबल यानी प्राइस के अलावा कोई वेरिएबल जो है उसकी वजह से डिमांड कर्व कैसे शिफ्ट होता है। अब हमें पता है, वी नो दैट एवरेज इनकम ऑफ इंडियंस रोज शार्पली ड्यूरिंग द इकोनॉमिक बूम ऑफ 2006 एंड 8। 2006 और 8 के दौरान जब इकोनॉमिक बूम आया तो उस दौरान इंडियन की इनकम काफ़ी तेजी से बढ़ी। बिकॉज देयर इज ए पावरफुल इनकम इफेक्ट ऑन द डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल, दिस मीन्स दैट द क्वांटिटी ऑफ ऑटोमोबाइल डिमांडेड एट ईच प्राइस विल राइज। चूँकि सबकी इनकम बढ़ी तो इनकम बढ़ने का प्रभाव ये हुआ कि डिमांड जो है हर एक प्राइस पर बढ़ने लगी। हर एक प्राइस पर 8 लाख में भी ज़्यादा कार खरीदी गई, 10 लाख में भी ज़्यादा कार खरीदी गई, 20 लाख में भी ज़्यादा कार खरीदी गई। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एवरेज इनकम रोज बाई 10%, मान लेते हैं कि औसतन इनकम हमारी 10% से बढ़ी है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कार एट ए प्राइस ऑफ 2 लाख माइट राइज फ्रॉम 10 मिलियन टू 12 मिलियन, ठीक है। तो अगर औसतन इनकम हमारी 10% बढ़ती है तो हम ये मान सकते हैं कि जो 2 लाख रुपए की कार हमारी है उसकी डिमांड भी 10% से या 20% बढ़ गई है, 10 मिलियन से बढ़ करके 12 मिलियन हो गई। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई। तो पहले जहां 10 मिलियन कार खरीदी गई थी 2 लाख रुपए वाली, वहीं अब 12 मिलियन कार खरीदी जा रही। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ी हुई भाई, ऑब्वियसली हम ज़्यादा खरीदेंगे। जस्ट उल्टा लिखा होता कि हमारी इनकम घट गई। कोविड के समय पर हमारी इनकम 10% से घट गई, तो अब क्या होता है, 10 मिलियन कार जहां लोग खरीद रहे तो वहां 6 ही मिलियन खरीदते। भाई जीने के लाले पड़े हुए हैं, कार कौन खरीदेगा कोविड के टाइम में अगर हम देखें तो, ठीक है। तो दिस वुड बी अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व बिकॉज द इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड रिफ्लेक्ट फैक्टर अदर देन गुड्स ऑन प्राइस। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कर्व शिफ्ट कर जाएगा। प्राइस नहीं बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ता तो हम इसी में बता देते, जैसे वो बोलता 14 लाख की जगह 18 लाख हो गया तो कोई बात नहीं, 18 लाख का एक यहाँ प्लॉट कर देते कि भाई 18 लाख पे ये डिमांड रहेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, 18 लाख का कोई ऐसा कंसर्न नहीं है, दाम नहीं बढ़ रहा है, बल्कि अदर फैक्टर में जैसे एवरेज इनकम बढ़ गई है, तो इसकी वजह से जो हमारा ये कर्व है, ये कर्व फेल हो जाएगा और ये नई लोकेशन पर शिफ्ट हो जाएगा। यही होता है सर डिमांड कर्व में शिफ्ट, ठीक है। नोट दैट द शिफ्ट मीन्स दैट द मोर कार्स विल बी बॉट एट एवरी प्राइस। ध्यान देंगे कि शिफ्ट का मतलब है कि ज़्यादा कारें हर एक प्राइस पर खरीदी जाएंगी। देखिए हर एक प्राइस पर, जैसे अगर जो है 10 लाख की कार थी तो पहले अगर मान लो हम 8 कार खरीदते थे, 8 कार्स, तो नाउ वी आर परचेजिंग 16 कार, ठीक है। लेकिन ध्यान दें मेरी बात को कि अगर ये कर्व जो है उधर की तरफ शिफ्ट हो सकता है सर, तो इधर की तरफ भी आ सकता है। ये कर्व इधर की तरफ भी आ सकता है। यदि हमारी इनकम घट जाए, डिमांड घट जाए, तो इधर की तरफ भी शिफ्ट हो जाता है। और अगर इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी, उल्टा होगा कि नोट दैट शिफ्ट मीन्स दैट लेस कार विल बी बॉट एट एवरी प्राइस। तो कम, चूंकि इन्होंने क्या किया है, इसी एग्जाम्पल को माना हुआ है, इन्होंने माना कि सिर्फ इधर की तरफ ही शिफ्ट हुआ, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन ये कर्व हमारा पीछे की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है। यदि डिमांड कम हो जाएगी तो पीछे की तरफ भी शिफ्ट हो जाएगा, और पीछे की तरफ शिफ्ट होगा तो हर चीज कम खरीदी जाएगी, लेस क्वांटिटी में खरीदी जाएगी, ठीक है। तो आई बिलीव सर फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा जो मैं यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा था। बात करते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, पहले ये देख लेते हैं। ज़्यादा अगर प्राइस कम होगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो लोग कम
खरीदेंगे। सॉरी, मैंने कुछ गलत बता दिया, ठीक है। इफ प्राइस गोज डाउन पीपल बाई मोर, इफ प्राइस गोज अप पीपल बाई लेस, ये नियम चलता है। अगर प्राइस नीचे जाएगा तो लोग ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे। सेब सस्ता हो गया, प्याज सस्ती हो गई, हम ज़्यादा खरीदेंगे। प्याज 150 रुपये किलो हो गई, हम कम खरीदते हैं। ये है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, सर्टेन एक्सेप्शंस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इवन इफ द प्राइस ऑफ विस्की राइजेज डिमांड विल नॉट फॉल। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था कि यदि विस्की यानी शराब, वाइन की अगर प्राइस बढ़ भी जाए ना, तो भी उसकी डिमांड फॉल नहीं करती है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड को फेल कर जाता है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि पहले विस्की मान लो 400 रुपए की मिलती थी, आज 600 रुपए की मिल रही है, तो भाई विस्की महंगी हुई तो इसकी डिमांड घटनी चाहिए। पहले मान लो 1000 बोतल अगर बिकती थी दिन भर में, तो अब ये महज 600 या 800 बोतल बिकनी चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1000 बोतल तब बिक रही थी, हो सकता है 1200 बिक जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फेल कर जाता है, ठीक है। तो उसी लॉ ऑफ डिमांड के तहत जो है कुछ गुड्स आते हैं, कुछ चीज़ें आती हैं। जैसे एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड जनरली अप्लाई टू द जिफन गुड्स। लॉ ऑफ डिमांड जो है जिफन गुड पर अप्लाई होता है, वेबलन कमोडिटी पर आता है और नेसेसरी आइटम्स पर आता है। यानी इन जगहों पर लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जाता है। जिफन गुड्स, वेबलन कमोडिटी या वेबलन गुड्स और नेसेसरी आइटम पर फेल कर जाता है। तो इसमें सर जिफन गुड्स, वेबलन गुड्स और नेसेसरी आइटम्स आते हैं जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। तो हम अब समझेंगे कि वेबलन गुड्स क्या होते हैं। एग्जाम में सर जिफन गुड्स, वेबलन गुड्स से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। तो वेबलन गुड्स, इसका नाम जो है रखा गया था इकोनॉमिस्ट थ्रस्टीन वेबलन के ऊपर, ठीक है। थ्रस्टीन वेबलन नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे, उनके आधार पर ही इसका नाम जो है वेबलन गुड रखा गया। ये मास्टर थे किसमें, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन में। मतलब इनका सिद्धांत था किसका, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन का सिद्धांत था। कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ परचेजिंग गुड्स टू सिंबलाइज वेल्थ। यानी कि कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन का मतलब होता है कि हम ऐसी चीज़ों को खरीदते हैं जिससे कि हम ये दिखा सकें कि हम बहुत अमीर हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लग्जरी कपड़े, स्पोर्ट कार्स वगैरह, ठीक है। कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन का मतलब होता है महंगी चीज़ों को खरीदना। जैसे 7 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, 1 करोड़ का मोबाइल खरीद लिया, 4 लाख 5 लाख का हैंडबैग खरीद लिया, तो वो सब कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन में आता है। तो सर्टेन थिंग्स अकॉर्डिंग टू वेबलन बिकम मोर वैल्यूएबल एज द प्राइस राइजेज। तो वेबलन बोलते हैं कि कुछ चीज़ें ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है जब उनका दाम बढ़ता है। काफ़ी कमाल की बात है, कुछ चीज़ें ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती हैं जब उनका दाम बढ़ता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कोई बाइक है, ठीक है। तो बाइक जो है अगर मान लो वो 2 लाख की बिक रही है, तो आपको लगता है अरे नहीं यार इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन पता चला कि सर ये 20 लाख की बाइक है और इंडिया में अभी 6 ही लोगों के पास है। तो एक मन में जो है अजीब सा वो बन जाता है कि यार इतनी महंगी है क्या, है ना। जैसे लुई विटान वगैरह के बैग्स आते हैं, बेल्ट आती है कम वक्त 56 हज़ार 58 हज़ार की बेल्ट देते हैं बेल्ट क्या हो, बेल्ट में क्या होगा ऐसा, लिटरली बेल्ट में क्या होगा, ठीक है। वही जैसे 3 इडियट्स में बोलता है कि घड़ी है, घड़ी ही तो है, समय ही तो बताएगी। खैर वो अलग कंसर्न है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बेल्ट ही तो है ना। लेकिन दाम बढ़ गया इसलिए हमको लगता है कि नहीं ये अच्छी चीज़ होगी। बस ये बात बताने की कोशिश की जा रही कि अगर महंगा है तो अच्छा है, कहने मतलब है। अगर सस्ता है ना 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 बेकार है। कोई 120 रुपये प्लेट खाना खिला रहा है, अरे यार वैसे ही होगा ढाबा टाइप का। लेकिन उसी जगह पर सर 4000 रुपये का एक्सक्लूसिव पैकेज है हमारा खाने का, कुछ भी खिलाएं, लेकिन हमारे मन में परसेप्शन बन गया कि नहीं यार 4000 रुपये चार्ज कर रहा है तो कुछ तो अच्छा ही होगा। भले ही एक बार खा करके थू करके चले आए, लेकिन आप टेस्ट करेंगे उसको। तो वही है वेबलन गुड्स, ओके। व्हेन ए कमोडिटी इज एक्सपेंसिव इट्स वर्थ एंड यूटिलिटी आर थॉट टू बी ग्रेटर एंड हेंस डिमांड फॉर दैट कमोडिटी राइजेज। कोई अगर कमोडिटी, कोई भी वस्तु यदि महंगी है तो उसका वर्थ, उसकी कीमत और उसका उपयोग जो है माना जाता है कि बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे पास भी होनी चाहिए, ओके। तो इसलिए उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है। BMW, लैम्बोर्गिनी महंगी गाड़ियां हैं, 2-2 करोड़ की, 3-3 करोड़ की गाड़ियां हैं, महंगी है सर, ठीक है। तो महंगी है तो हमको क्या लगता है, अरे यार 2 करोड़ की गाड़ी है, कीमती होगी भैया, ठीक है, और प्लस उपयोगी भी होगी। अरे पूछो मत, उसकी सीट उट पर बैठ के बहुत अच्छा लगेगा। ये तो बेकार है उसके सामने ये सब 10-12 लाख की गाड़ियाँ। हमें खुद ही फील होगा, हम एहसास लेने लगेंगे हाँ यार सही कह रहे थे, इस गाड़ी में बैठने का तो मज़ा ही अलग है। भले ही मज़ा ना आ रहा हो लेकिन लगेगा आपको कि नहीं नहीं वर्थ इट, ठीक है। उसके बाद में
अब अगर आपको ऐसा लगने लगा तो भाई उस चीज़ की कमोडिटी का प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, उस कमोडिटी का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है, दिस इज, अब ऐसा होता क्यों है? दिस इज ड्यू टू परसेप्शन दैट एक्सपेंसिव मीन्स बेटर क्वालिटी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे मन में ये परसेप्शन बना हुआ है, हमारी ये भावना है कि बेटर क्वालिटी मिलेगी, अगर महंगा है तो बेहतर क्वालिटी मिलेगी। पोजिशनिंग ऑफ गुड्स मेकिंग देम इन रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी अफोर्डेबल बाई फ्यू। साथ ही साथ में कंपनियां क्या करती हैं कि अपने गुड्स को रिस्ट्रिक्टेड बनाती हैं, मतलब रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी में बनाती हैं, कम बनाएंगी। ठीक है, और केवल उन्हें कुछ ही लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अभी रिसेंट में न्यूज में है, अनंत अंबानी ने एक घड़ी पहनी हुई है, 22 करोड़ रुपए की है, शायद आपने भी देखा होगा, 22 करोड़ की है, और पूरे दुनिया में सिर्फ 3 ही पीस बने हुए हैं। क्या है ये? बेबलन गुड्स है। अब 22 करोड़ की है सर, घड़ी ही 22 करोड़ की है, तो हमको तो लग रहा है यार कि 22 करोड़ की घड़ी है भाई, 22 करोड़ में जिंदगी निपट जानी पता नहीं कितने लोगों की। ठीक है, लेकिन 22 करोड़ की सिर्फ घड़ी है तो कुछ तो होगा ना इस घड़ी में। अब इसलिए देखिए आपका भी परसेप्शन, हमारा, मेरा खुद का, मैं कौन सा एक्सेप्शन हूँ, बड़े बड़े लोगों के ईमान डोल जाएंगे 22 करोड़ में। ठीक है, तो ये है बेबलन गुड्स का एग्जांपल। हमें लगता है कि नहीं ये महंगा है तो अच्छी क्वालिटी का होगा, बेहतर होगा, और केवल कुछ ही चुनिंदा लोग इसको रख सकते हैं, अफोर्डेबल बाई फ्यू। ये भी ऐसा भी कॉन्सेप्ट है, ये मार्केटिंग का एक स्ट्रेटजी है, रणनीति भी है सर। पता है आपको, कंपनियां क्या करती हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट लिमिटेड बनाती हैं। ठीक है, लिमिटेड बनाती हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर थार का एग्जाम्पल ले लीजिए, खूब क्रेज है जब से वो क्या नाम है, सोशल मीडिया है, तब से थार मतलब भौकाल ही हो गया। ठीक है, तो इनकी आप अगर जाओगे थार में ना, तो इनकी जो वेटिंग पीरियड है 6 महीने से कम का नहीं है, 6 महीने से कम का नहीं है। बिक खूब रही है, फिर भी 6 महीने का वेटिंग पीरियड क्यों है? सोच के देखिए, क्योंकि एजेंडा है इसके पीछे। अगर आप थार खरीदने गए, खड़ी है और खरीद लाए, तो आपको लगेगा अरे यार नहीं, खड़ी थी हम तुरंत खरीद लाए, वैल्यू घट गई उसकी। लेकिन खरीदने गए, हाथ जोड़े पैर जोड़े, मंत्री जी से कहलवाया, सीएम लगा दिया आपने, मुझे थार चाहिए आज की डेट में, नहीं मिली आपको। चीफ मिनिस्टर का भी फेल हो गया कि नहीं सर थार तो नहीं अवेलेबल है, 6 महीने पहले नहीं दे पाएंगे, आप जो करना है कर लीजिए। ठीक है, तो आपको लगता है अरे यार इतनी महंगी चीज, मतलब इतनी बेहतर चीज है कि उसकी लाइन लगी हुई है, भले ना लाइन लगी हो लाइन लगी हो या ना लगी हो। ठीक है, रेस्टोरेंट में आप जाएं, वहां पर मान लीजिए जो है 20 टेबल हैं, आप पहुंचे, कहीं कोई नहीं बैठा है, पर वो बोलता है सर सारी टेबल्स रिजर्व हैं, हम आपको नहीं दे सकते। आपको होगा कि यार अगली बार जरूर आऊँगा, यहीं खाना है मुझे, बेबलन गुड्स हो गया। ठीक है, तो बस बहुत हो गया, ज़्यादा मेरे ख्याल से भी सही ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या बात करी सर यहाँ पर, ये मैंने आपको क्वांटिटी वाला समझा दिया था, शिफ्ट इन डिमांड पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था। ठीक है, डिमांड इन शिफ्ट इन डिमांड कर, फिर हमने देखा एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। इसमें क्या होता है कि अगर प्राइस नीचे जाएगा तो ज़्यादा खरीदारी होगी, प्राइस ऊपर जाएगा तो कम खरीदारी होती है ये, लेकिन इसके सर्टेन एक्सेप्शन होते हैं, जैसे बिस्की का प्राइस बढ़ता है तो उसकी जो है डिमांड नहीं घटती है, तो उसके मतलब जो है आपका डिमांड ऑफ एक्सेप्शन, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन में जिफन गुड्स, बेबलन गुड्स और नेसेसरी आइटम्स आते हैं। बेबलन गुड्स में मैंने आपको बताया कोई चीज़ अगर महंगी है, ध्यान रखिएगा, ये थोरस्टीन बेबलन के नाम पर इसको रखा गया था। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन का, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन का मतलब होता है कि हम महंगी चीज़ें खरीदते हैं ताकि हम अमीर दिखें, हम महंगी चीज़ें खरीदते हैं ताकि हम अमीर दिखें, महंगा घर खरीदने की कोशिश करते हैं, महंगी गाड़ी खरीदने की कोशिश करते हैं, वो आप अपनी वेल्थ को प्रदर्शित करने का बेसिकली प्रयास कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ही बताया कि कोई चीज़ अगर महंगी तो हमें लगता है कि हाँ ये ज़्यादा यूटिलिटी है, इसकी ज़्यादा उपयोग है, कम ही लोग खरीद सकते हैं, तो उसका असर क्या होता है, इसकी डिमांड बढ़ जाती है। देखिए महंगे महंगे बैगों को लेकर के जया किशोरी को अभी आलोचना की गई थी, कई सारे लोग हैं जिनकी आलोचनाएं हुई हैं कि भाई 2-3 लाख रुपए का बैग लेकर के आप, लेडी हैंड बैग 2-3 लाख रुपए का है। ठीक है, और अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को दिलवा दें तो उसकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहेगा, विश्वास करिए। ठीक है, तो ये सारे बेबलन गुड्स का एग्जाम्पल हैं। अब आता है सर जिफन गुड्स। जिफन गुड्स क्या होता है, एकदम इसका महंगाई से कोई लेना देना नहीं, ये गरीबों की बात करता है। जिफन गुड्स गरीबों की बात करता है कि अगर कुछ नहीं खाने को है तो आओ आलू खा लेते हैं जिफन गुड्स हुआ। ठीक, अभी समझेंगे आप इस बात को जो मैंने कहा। दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर रॉबर्ट जिफन, तो ये रॉबर्ट जिफन द्वारा दिया गया था। जिफन गुड्स आर inferior goods whose demand increases when the price increases and decreases when the price decreases because these goods are essential not
लग्जरी, ठीक है। मतलब कहने का जिफन गुड ऐसे गुड होते हैं, इनकी डिमांड जो है बढ़ेगी जब इनका प्राइस बढ़ेगा, और इनकी डिमांड घटेगी जब इनका प्राइस घटेगा। ये लॉ ऑफ डिमांड का उल्टा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, किसी चीज़ का अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड घटती है। अगर रिचार्ज महंगा हुआ तो डिमांड घटेगी, ये चलता है ना। यहाँ उल्टा है, डिमांड बढ़ी, अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ेगी, अगर डिमांड घटेगी तो प्राइस घटेगा, उल्टा चलता है, ठीक है। तो डिमांड इंक्रीज करती है जब प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी, प्राइस घटेगा डिमांड घटेगी, उल्टा चल रहा है। तो ये हमारा एक्सेप्शन टाइप का हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बाजरा, गेहूँ, चावल, ब्रेड, ये सभी जिफन गुड्स का एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल बढ़िया वाला समझते हैं तो आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए क्या है, जिफन गुड्स का नोशन जो है आयरिश पोटैटोज द्वारा शो किया गया। आयरिश फेमाइन, जिफन गुड्स नोशन इज शोन बाय द आयरिश पोटैटो फेमाइन। मतलब कहने का कि आयरिश में आलू की वो जो है आलू का अकाल पड़ गया, पोटैटो का फेमाइन आया तो क्या हुआ, द पोटैटो इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आयरिश कुजीन। मतलब आयरिश लोग खाना खाने में, भोजन में अपने आलू का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। व्हेन द प्राइस ऑफ पोटैटो रोज ड्यूरिंग द पोटैटो फेमाइन, जब आलू का अकाल आया, आलू की कम प्रोडक्शन हुई तो उसकी वजह से पोटैटो यानी आलू का दाम बढ़ गया, पोटैटो का दाम बढ़ गया। पीपल स्पेंड लेस ऑन लग्जरी आइटम लाइक मीट एंड बॉट मोर पोटैटोज टू कीप अप देयर डाइट। अब हुआ इसका असर क्या कि लोगों ने क्या किया कि लग्जरी पर खर्चा करना कम कर दिया और पोटैटो खरीदना ज़्यादा शुरू कर दिया। क्यों? ताकि उनकी कम से कम भोजन की ज़रूरत पूरी हो सके, ठीक है। जबकि पोटैटो महंगा हो गया है, लेकिन लोगों ने दूसरे चीज़ों के लग्जरी आइटम के खर्चे बंद कर दिए। वो मीट खाना बंद कर चुके हैं, वो पोटैटो ज़्यादा खाते हैं, पोटैटो ज़्यादा खरीद रहे हैं। जबकि उसकी प्राइस बढ़ी हुई है, तब भी उन्होंने पोटैटो की डिमांड बढ़ा करके रखी हुई है, ठीक है। एज द प्राइस ऑफ पोटैटो रोज, जैसे जैसे प्राइस पोटैटो का बढ़ा, इट वाज स्टिल अफोर्डेबल, फिर भी ये अफोर्डेबल था, बीइंग चीप गुड, क्योंकि ये सस्ता सामान था। मतलब फिर भी ये सस्ता था मीट वगैरह के मुकाबले। भले इसके दाम बढ़ गए, आलू भले ही 10 रुपए की 35 रुपए हो जाए, 40 रुपए हो जाए, भाई फिर भी जो है ये मांस से 140 से 50 पता नहीं क्या रेट होगा, उससे सस्ता अभी भी है। इनका कहने का मतलब ये था, ठीक है। तो चीप गुड था, सो द डिमांड डिड नॉट फॉल, डिमांड नीचे नहीं आई। दाम बढ़े आलू के लेकिन डिमांड नीचे नहीं आई, रिजल्टिंग इन अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का जस्ट उल्टा हो गया यहाँ पर। समझे बात को क्या हुआ? अब आपको जिफन गुड समझ में आ गया होगा कि भाई पोटैटो के दाम बढ़े तो ये गाइडलाइन मतलब लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि पोटैटो के दाम बढ़े हैं तो डिमांड घटनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, डिमांड बढ़ गई। आलू के दाम बढ़े और बढ़ गई डिमांड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने क्या किया, आलू मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आलू महंगी हो गई, लेकिन फिर भी उनको लगा कि अपनी डाइट को मेंटेन करने के लिए आलू हमारे लिए अभी भी सस्ती है, इसलिए वो अभी भी आलू की डिमांड यानी पोटैटो की डिमांड करते रहे अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को चलाने के लिए। तो वही मैंने जो आपको शुरू में बोला था कि अगर कुछ नहीं तो चलो आलू खा लेते हैं, ये उसी का ही एग्जाम्पल है। मेरे ख्याल से आपको जिफन गुड्स समझ में आ गया होगा। इवन ध्यान देंगे कि वो लग्जरी आइटम्स नहीं खरीदते क्योंकि वो महंगा है, लग्जरी आइटम महंगा है, आलू महंगी होते हुए भी उनको सस्ती लगती है, ठीक है। तो यही एग्जाम्पल अपने पास भी है। व्हेन द प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीजेज ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के दौरान जब ब्रेड का दाम बढ़ा, पीपल इंक्रीज देयर डिमांड फॉर इट, तो उन्होंने ब्रेड की डिमांड और बढ़ा दी। बिकॉज देयर इनकम हैड रिड्यूस सो मच दैट अदर सुपीरियर आइटम जैसे मीट, फिश या एक्सपेंसिव फूड वर नो लॉन्गर अफोर्डेबल, दस ब्रेड रिमेंड चीपर इन कंपेरिजन, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल है, आलू का भी एग्जाम्पल देखा और ब्रेड का भी देख लीजिए। 19वीं सदी में जब ब्रेड की प्राइस बढ़े तो लोगों ने इसकी डिमांड फिर भी बढ़ा दी, दाम बढ़ा फिर भी इसकी डिमांड बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि लोगों की इनकम घट चुकी थी, जिसकी वजह से जो सुपीरियर आइटम थे, जिसमें आपका मांस हो गया, मछली हो गई या अदर एक्सपेंसिव फूड जो थे, उनको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उनको नहीं अफोर्ड कर सकते तो अफोर्ड क्या कर पाते? ब्रेड अफोर्ड कर पाते थे, इसलिए उन्होंने ब्रेड की डिमांड को बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये रूल वायलेट हो गया। लॉ ऑफ डिमांड कहता है यदि चीज़ों के दाम बढ़ते हैं तो प्रभाव उल्टा होना चाहिए, डिमांड घटनी चाहिए, लेकिन जस्ट उल्टा हो गया, ठीक है। तो सर ये हो गया जिफन गुड। मेरे ख्याल से वह बात आपको समझ में आ गई होगी जिफन गुड के बारे में। बात करते हैं नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज की। अनदर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड इज परचेज ऑफ नेसेसिटी आर बेसिक आइटम। लॉ ऑफ डिमांड
नेसेसिटी या बेसिक आइटम पर फेल कर जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। इवन इफ द प्राइस ऑफ नेसेसिटी सच एज मेडिसिन आर बेसिक स्टेपल्स जैसे कि शुगर या साल्ट राइजेज, पीपल विल कंटिन्यू टू परचेज देम, ठीक। भले ही दाम कितना भी हो जाए, सोचो कि एक समय है, अभी कभी आलू 10 रुपये किलो होती थी, आज 30 रुपये किलो है, ठीक है। भविष्य में आज से 100 साल बाद जो है हो सकता है ये 300 रुपये किलो होगी, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो 300 रुपये किलो होगी तो क्या हम आलू खाना बंद कर देंगे, पोटैटो खाना बंद कर देंगे? नहीं। तो बेसिक नेसेसिटी, हमें नमक चाहिए, हमें चीनी चाहिए, चीनी 15 रुपये किलो है तब भी खाएंगे, 40 रुपये किलो है तब भी खाएंगे, 150 रुपये किलो होगी, 2000 रुपये किलो होगी तब भी हम खाएंगे। तो बेसिक नेसेसिटी को हम रोक नहीं सकते, ठीक है। प्राइसिंग ऑफ दीज आइटम्स हैज़ नो इफेक्ट ऑन डिमांड फॉर देम, इनके प्राइस का डिमांड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लोग अपनी ज़रूरत को पूरा करेंगे, दाम चाहे जो भी हो। ऐसे में, अच्छा ऐसे में सोचो, ये यहाँ पर मैंने कितनी बढ़िया बात बताई कि चीनी चाहे 40 रुपये किलो हो, ठीक है, 40 रुपये किलो हो, और चाहे 400 रुपये किलो हो, तो हम खाएंगे। तो क्यों ना 400 रुपये किलो कर दिया जाए। हाँ भाई, खाओगे तो है ही, तो हम 400 रुपये किलो बेचेंगे, चलो कल से जो है 400 रुपये किलो बेची जाए चीनी, तो क्या लोग खरीदेंगे? हाँ खरीदेंगे, ऑब्वियसली खरीदेंगे। यहीं पर गवर्नमेंट का रोल आ जाता है कि गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ बेसिक नेसेसिटी। अब सरकार यहाँ आ जाएगी, भाई कि बस कर यार, पागल है क्या, 400 में बेचेगा चीनी? नहीं, रुक जाए यहाँ पे, थम जाए यहाँ पे, ठीक है, बात समझे। लेकिन ये सच है कि यदि जो है एक मत में आकर के सरकार इन्वॉल्व ना हो और ये 400 रुपये किलो यदि जो है चीनी पूरे देश में बिके तो हम खरीदेंगे। ये एकदम 100% ट्रू है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए जो बेसिक नेसेसिटी है उन पर सरकार भी अपना कंट्रोल लगा करके रखती है कि यार पागल ना बनो, उतना ही लो जितना प्रॉफिट जरूरी है। बात समझे मेरी आप, ठीक है। तो नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज पर भी हमारा ये लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। चेंज इन इनकम का भी प्रभाव पड़ता है। चेंज इन इनकम का प्रभाव देखिए, डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट में अल्टर इन रिस्पांस टू चेंज इन इनकम। किसी प्रोडक्ट के लिए डिमांड हमारी बदलती है अगर उस आपके इनकम में चेंज आता है, ठीक है। अभी जैसे पहले जो है नॉर्मल पानी पीते थे, टैंकर का पानी पीते थे, नल का पानी पीते थे, ठीक है। तो अब बिस्लेरी का पीने लगे हैं या किसी और ब्रांडेड पीने लगे हैं। काफ़ी सारे लोगों के लाइफ में ये चेंजेस आया होगा। आपने नोटिस किया होगा कि पहले आप कहीं का भी पानी पी लेते थे, अब आपको भी बॉटल्ड वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वो कहीं से गलत नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके इनकम में चेंज आया है। हमारे फादर के फादर, ग्रैंडफादर, वो नहीं कर सके क्योंकि उनकी इनकम उस लेवल की नहीं थी या ये सामान अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो डिमांड, इनकम बढ़ती है तो बदले में जो है हमारी डिमांड बढ़ती है। इफ़ अ हाउस होल्ड इनकम राइज दे मे परचेज मोर थिंग्स रिगार्डलेस ऑफ प्राइस इंक्रीज, रेजिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अगर एक हाउस होल्ड, एक घर की इनकम बढ़ेगी तो वो जो है ज़्यादा चीज़ें परचेज करेंगे, भले ही उन चीज़ों के प्राइस बढ़ जाएं, तब भी वो उन चीज़ों को खरीदेंगे, इससे उनकी डिमांड बढ़ती है। दाम बढ़ गए लेकिन हमारी इनकम है तो हम खरीद रहे हैं। सिमिलरली इफ़ देयर इनकम हैज़ रिड्यूस, अगर उनकी इनकम घट जाती है, इंडिविजुअल में पोस्टपोन परचेजिंग ए गुड्स इवन दो इट्स प्राइस हैज़ डिक्रीज। अगर हमारी इनकम घट जाएगी तो हम कोई चीज़ अगर खरीदना चाहते हैं, फ्रिज खरीदना चाहते हैं, लेकिन हम पोस्टपोन कर देंगे कि नहीं अभी नहीं खरीदेंगे, भले ही दाम घट गया है लेकिन फिर भी हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमारी इनकम घटी हुई, हमें और भी चीज़ें मैनेज करनी है। एज ए रिजल्ट चेंज इन द कंज्यूमर्स इनकम पैटर्न में लाइकवाइज भी कंसिडर एज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। तो अगर हम देखें तो कंज्यूमर के इनकम में चेंज भी एक्सेप्शन है एक तरीके का लॉ ऑफ डिमांड में। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर प्राइस बढ़े चीज़ों के, लेकिन चूंकि इनकम बढ़ी थी इसलिए हमने डिमांड बढ़ा दी। यहाँ पर देखो चीज़ों के दाम घटे, फ्रिज सस्ता हो गया, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो भी घट गई। क्यों? क्योंकि हमने अपना काम पोस्टपोन कर दिया, हम नहीं खरीदना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है उतने अफोर्ड करने के लिए। तो ये भी लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है फ्रेंड्स। ओके, बस यहीं पर अपना लेक्चर सर ख़त्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है सर कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, चीज़ें क्लियर हुई होंगी, एग्जाम में आप अच्छा करेंगे, मुझे इसकी उम्मीद है। थैंक यू सो मच फ्रेंड।